आज हम अकाउंटिंग की कर रहे हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स हालांकि मैं करवा भी चुका हूं, लेकिन सारी नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी पिछली वीडियोस में, तो जो रह रही है वो आज मैं करवा रहा हूं। सबसे पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल इवेंट, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जो हमारे बिजनेस में होता है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड। तो कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल में हालांकि पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है। इसे हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी, और इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, नेटवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में बता चुका हूं, लेकिन लायबिलिटीज कितने टाइप की होती है वो सुन लो। एक होती है करंट लायबिलिटीज और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? ऐसी लायबिलिटी जिसे हम 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स है। ठीक है। तो ये ऐसी लायबिलिटी है जो 1 ईयर के अंदर अंदर पे हो जाती है। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हुई? ये वो लायबिलिटीज है जो 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहती है। 1 साल के बाद हम नॉर्मली इनको पे करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे कि डिबेंचर्स। ठीक है। तो ये डिबेंचर्स क्या होता है? जैसे शेयर्स होते हैं ऐसे डिबेंचर्स होते हैं। आगे क्लासेस में पढ़ोगे आप इसको। फिलहाल अभी आप एग्जाम्पल के लिए आप इसको नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है एसेट्स। एसेट्स हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। एसेट्स कितने टाइप की होती हैं ये देख लो। एक होती है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और एक होती है करंट एसेट्स, और एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। इनके बारे में देखो क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स अंडरस्टूड है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये ऐसी एसेट्स है जो नॉन करंट है, इनकी जो करंट नहीं है। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वही जो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज में। करंट एसेट्स वो है जो हमारे पास हमारी एसेट्स के रूप में सिर्फ 1 साल तक ही रहती है, 1 साल से कम समय के लिए रहती है। जैसे कि स्टॉक हो गया। स्टॉक क्योंकि आता है फिर बिक जाता है, आता है बिक जाता है। 1 साल हम ऐसा तो नहीं कि स्टॉक को रख के बैठ जाते हैं, है ना। ऐसे ही डेटर्स हैं। डेटर्स नॉर्मली 2-4 महीने 6 महीने में पे कर देते हैं। बीआर है, बिल रिसीवेबल, जो हमने लेने हैं वो भी 3 महीने 4 महीने में हमारे पास आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। तो बीआर खत्म हो गया ना हमारे पास से। जैसे कि कैश है, ये कैश भी हमारे पास आया और गया, आया गया होता रहता है। ऐसे ही बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी करंट एसेट्स है, और ये 1 साल से कम, यानी कि विद इन 1 ईयर ये हमारे पास से चली जाती है। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो 1 साल से ज्यादा, ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर हमारे पास रहती है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है। 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहती है, और ये आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाती है। जो नॉन करंट एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। यानी कि जो फिक्स एसेट्स है, इसे आप फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो, नॉन करंट एसेट्स को। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास 1 साल से ज्यादा रहती है, वो फिक्स एसेट्स होती है, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है। अब इसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, सी एंड टच, तो वो होती है टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट जिसे आप ना तो टच कर सकते हो ना ही आप देख सकते हो, ये इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इनके एग्जांपल देखो।
जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, टच कर सकते हो, मशीन है, टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये सब टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है ना, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स है, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इनटेंजिबल एसेट्स के। है दोनों की दोनों ही नॉन करंट एसेट्स, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास 1 साल से ज्यादा तक रहते हैं। ठीक है, दोनों ही नॉन करंट है, दोनों ही फिक्स एसेट्स है। बस उसके अंदर उसके नेचर वाइज हम उसको अलग अलग कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न करते हैं। यानी कि बिजनेस जब हम चलाते हैं तो बिजनेस में जो ऑपरेशंस करते हैं, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं, यानी कि माल बेचना, खरीदना, तो इसमें जो भी कमाया जाता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में भी आगे आप वैसे पढ़ोगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं बता देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सिंपल जो हमने सेल करी और जो हमारी कॉस्ट आई उसका जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी कि एक चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी और 15 रुपए की बेच दी, तो जो प्रॉफिट आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन अभी उसमें से और भी हमारे बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत सारे और एक्सपेंस भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया उस 5 रुपए में से और 2 रुपए एक्सपेंस हो गया हमारे, जो सेल करने के एक्सपेंस होते हैं, तो उसको माइनस करने के बाद जो 3 रुपए आया ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक होता है गेन। गेन नॉर्मली हम अगर सिंपल अकाउंट्स को अकाउंट से अलग बात करें तो सबके लिए प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, लेकिन अकाउंट्स में प्रॉफिट और गेन ये दो अलग अलग बातें हैं। प्रॉफिट मैंने भी क्या बताया, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम अर्न करते हैं, जो रोज रोज अर्न करते हैं, ये नॉर्मली रिकरेंट होता है, यानी कि बार बार अकर होता है, यानी कि बार बार होता रहता है। क्योंकि देखो हम रोज बिजनेस के अंदर रोज कमाते हैं, है ना, रोज माल बेचते हैं, रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। तो ये नॉर्मल कोर्स बिजनेस का यही है, और रिकरेंट होता है यानी कि बार बार होता है। लेकिन गेन ऐसा प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट ही, लेकिन ये ऐसा प्रॉफिट है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, और ये नॉन रिकरेंट होता है, यानी कि ये बार बार नहीं होता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरा एक बिजनेस है, ये पेन बनाने का बिजनेस है, तो इस पेन को बनाना और बेचना, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इस पेन को बनाने वाली एक मशीन थी, वो मशीन खराब हो गई। अब वो मशीन बाई चांस जब मैंने बेची सामने वाले को, तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया अचानक, मतलब बाई चांस की बात है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट, मेरा काम पेन बेचना है, ना कि वो पेन बनाने वाली मशीन बेचना, है ना। तो ये बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो बार बार होगी। मैं रोज रोज मशीन नहीं बेचूंगा ना, मुझे मेरा काम तो अगर पेन बनाकर बेचना है तो मैं तो रोज रोज पेन बेचूंगा। तो इसलिए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है फिर भी प्रॉफिट हो जाए, तो वो प्रॉफिट जो है गेन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? जब हम माल बेचते हैं तो अगर सामने डेटर को पसंद नहीं आया तो वो माल हमें वापस करता है, तो रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ जो रिटर्न आया, इसे हम सेल रिटर्न भी बोल सकते हो। और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि अगर हमने माल परचेज किया और हमें वो माल पसंद नहीं आया तो हम उस माल को वापस कर देते हैं, यानी कि अपने पास से आउट कर देते हैं। माल हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम परचेज रिटर्न भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये टर्म ज्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी एक्ट जब 2013 इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें ये टर्म फर्स्ट टाइम आई थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमारे बिजनेस में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे माल बेचते हैं तो सेल आता है, उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और हमारे पास जो इनकम आती है बिजनेस की, उसे भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देते हैं। इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, तो इस टाइप की इनकम भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है।
ये जो टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सिर्फ कंपनी एक्ट 2013, ये सिर्फ कंपनी अकाउंट में हम यूज करते हैं। कंपनी अकाउंट जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, तो कंपनी अकाउंट में हम ये टर्म यूज करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आप जो पढ़ रहे हो उसके अंदर सेल यूज करोगे इसकी जगह पर। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोल देते हैं। स्टॉक कितने टाइप का होता है? एक होता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो गुड्स बन चुके हैं, यानी कि रेडी टू सेल है, बेचने के लिए तैयार है, वो फिनिश्ड गुड्स। एक होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसे गुड्स जो अभी सेमी फिनिश्ड है, पूरे नहीं बने हैं, अभी बन रहे हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और एक जो होते हैं रॉ मटेरियल, ये भी हमारे गुड्स हैं लेकिन ये रॉ मटेरियल है, यानी कि अभी इसके ऊपर प्रोसेस होना बाकी है। ये सब के सब हमारी स्टॉक है, ये सब हमारी इन्वेंट्री है। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? यानी कि जो रिसीवेबल का मतलब सिंपल सी बात है, जो हमने रिसीव करना है, ठीक है, तो वो रिसीवेबल हो गया। यानी कि जैसे कि डेटर्स है, ये हमने उनसे पैसे लेने हैं ना, क्योंकि उनको उधार में माल बेचा, तो ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। जैसे कि बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी हमने उनको माल बेचा था, ये याद है? बिल रिसीवेबल के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि हमने उनको माल बेचा था, तो हमने उनको डेटर ना बनाकर हमने उनको ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, तो ये भी हमने पैसे लेने ही है, बिल रिसीवेबल। ये भी ट्रेड रिसीवेबल है। एक बात ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो बिजनेस वाले डेटर है, जिनको हमने माल बेचा और पैसा लेना है, वही ट्रेड रिसीवेबल होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक मान लिया मेरे पास रेडीमेड गारमेंट शोरूम है, मैंने किसी को वहां पे उधार में जीन्स बेची, तो मेरा डेटर है, यानी कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। एक और बंदा आया, मैं उसे जानता नहीं था, मैंने उससे बिल ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर, भाई उधार में ले जा, लेकिन मैं उसे जानता नहीं था, तो मैंने उसको डेटर ना बनाकर उसके ऊपर बिल बना दिया, तो ये भी मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। अब मेरा एसी खराब हो गया, मैंने किसी को एसी बेच दिया। अब मैंने जब उसको एसी बेचा, उसने कहा कि मैं कुछ टाइम बाद दूंगा पैसे, तो क्या मैं उसे डेटर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। अब तुम कहोगे क्यों? डेटर तो वही होता है जिससे पैसे लेने हैं। बिल्कुल वही होता है डेटर जिससे पैसे लेने हैं, लेकिन ये डेटर हम गुड्स की कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस में जो हमारा स्टॉक लेकर गया है बंदा, उससे हमने जो पैसे लेने हैं, उससे मैं डेटर बोलूंगा। यानी कि जिससे मैंने फर्नीचर के पैसे लेने हैं, क्योंकि वो फर्नीचर मेरा बिजनेस थोड़ा ना कि मैंने बेचा है, उसने कहा कि मैं बाद में दूंगा, तो फर्नीचर बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, इसलिए उसको मैं डेटर नहीं बोलकर अदर रिसीवेबल बोलूंगा, अदर रिसीवेबल, ठीक है। तो इसलिए उसको हम ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? जो माल बेचा उसकी कॉस्ट। मतलब कि मान लिया मैंने एक जीन्स बेची 800 रुपए की, सेल करी, किसी को 800 रुपए की बेची अपने कस्टमर को, तो ये तो सेल वैल्यू है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि इस 800 रुपए में मैंने 200 रुपए कमाए भी हैं, मैंने इसमें मेरा 200 रुपए प्रॉफिट इंक्लूड है, तो अगर मैं इसमें से वो 200 रुपए प्रॉफिट हटा दूं, तो ये जो 600 बचा, ये क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट। जो माल बेचा था 800 का, उसकी कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट हटा के 600। तो एक देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला भी बन गया, सेल माइनस प्रॉफिट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट एक टर्म आएगी बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट का मतलब ऐसा डेट मतलब ऐसा उधार जो बैड हो गया, जो अब हमें नहीं मिलेगा, यानी कि इररिकवरेबल डेट। यानी कि ऐसा डेट, ऐसा उधार जो अब रिकवर नहीं होगा, बैड हो गया, डूब गए पैसे, मतलब उसे कहते हैं बैड डेट। एक वर्ड है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें उधार चुकाने की क्षमता है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो उधार चुका देगा, हम उसको कहते हैं सॉल्वेंट है। और एक इसका बिल्कुल अपोजिट है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन जो उधार नहीं चुका सकता, यानी कि जो इंसॉल्वेंट हो गया, हम इसे हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा दिवालिया, कि वो पर्सन दिवालिया हो गया, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया। इसे आप बैंकक्रप्ट भी बोलते थे, बैंकक्रप्ट, यानी कि जो पर्सन कंगाल हो गया, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, एसेट्स कम है, तो वो अपनी सारी एसेट्स बेच के भी पैसा नहीं चुका सकता,
उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्वेंट इसका अपोजिट, जो पैसा पे कर सकता है वो सॉल्वेंट है। एक वर्ड होता है बुक वैल्यू, वैसे मैं बता भी चुका हूं, फिर से सुन लो। बुक वैल्यू का मतलब जब हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स, उसकी जो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में कितनी शो हो रही है, बैलेंस शीट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो मार्केट में कितने की है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी बैलेंस शीट में वो कितने की शो हो रही है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, 1 साल बाद वो 10,000 रुपए उसमें डेप्शन हो गया, तो जो 90,000 उसकी वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। अगले साल फिर से इसमें 10,000 डेप्शन हो गया, ये 80,000 की बची, तो 80,000 क्या है उसकी बुक वैल्यू है, क्योंकि हमारी बुक्स में शो हो रही है। अगली टर्म है एंटिटी। एंटिटी का मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है, सेल परचेज करती है, यानी कि वो सिंपल लैंग्वेज में हम बिजनेस को एक एंटिटी, एक इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक एंटिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसलिए बिजनेस को एक अलग से एंटिटी मानते हैं क्योंकि ये अपने ऑनर से अलग होता है बिजनेस, ठीक है। और इसका एग्जांपल, अब ये जो इकोनॉमिक एंटिटी है वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो एक फर्म भी हो सकती है ना। जैसे एग्जांपल है टाटा एक एंटिटी है, रिलायंस एक एंटिटी है, ऐसे ऐसे ये सब बिजनेस जो है उन्हें एंटिटी बोलते हैं। देखो, वाउचर। वाउचर एक तरह के एविडेंस होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जो प्रूफ होता है, जो हम, अगर आपने देखा होगा कि हम कहीं पैसे देते हैं तो एक उससे रसीद ले लेते हैं, तो ये वो वाउचर होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको याद रखने के लिए उसका एक प्रूफ बनाया जाता है, जिसपे सामने वाले के हम साइन भी ले लेते हैं, तो वो एक वाउचर होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि कैश मेमो होता है, किसी को हम कैश में माल बेचते हैं तो एक रसीद होती है, ठीक है, इसको हम रिसिप्ट भी बोल देते हैं। इसको हम क्रेडिट नोट भी इसका एक एग्जांपल है, डेबिट नोट भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एविडेंस होते हैं वाउचर। ट्रेड पेबल एक टर्म है। ट्रेड पेबल क्या होता है? जैसे मैंने अभी ट्रेड रिसीवेबल बताया कि बिजनेस डीलिंग्स के दौरान जो हमने पैसे लेने हैं वो ट्रेड रिसीवेबल है, ऐसी उसी बिजनेस डीलिंग्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमने पैसे देने हैं वो ट्रेड पेबल है। किसके पैसे देने हैं? जैसे कि क्रेडिटर्स है वो ट्रेड पेबल है, और बिल्स पेबल यानी कि हमने जो बिल पे कर रहे हैं वो बिल्स पेबल है, वो ट्रेड पेबल है, ठीक है। अगर मैंने बैंक का लोन देना है वो ट्रेड पेबल नहीं है, हालांकि पेबल तो है, पैसे तो देने हैं, लेकिन वो क्रेडिटर नहीं बोलूंगे मैं उसको, क्रेडिटर उसे ही बोलेंगे जिससे मैंने गुड्स की डीलिंग की है, जिससे उधार में माल खरीदा है, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। लोन्स जो है वो उसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, उसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट फर्दर आगे 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है? देखो, कैश डिस्काउंट तभी लिया और दिया जाता है जब कैश की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि हमने गुड्स खरीदा और पैसे दे दिए, या गुड्स बेचा और पैसे मिल गए, तो ये होता है कैश डिस्काउंट, यानी कि जो इमीडिएटली कैश पे करने या इमीडिएटली कैश रिसीव करने पर दिया और लिया जाता है, ये कैश डिस्काउंट होता है। तो इसलिए कैश डिस्काउंट एक तरह का ना लालच होता है कि जैसे हमने किसी को माल बेचा, उसको कहा कि भाई तू अगर अभी पेमेंट करेगा तो हम तेरे को इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे देंगे, तो वो एक कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट, अब बिजनेस के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शंस तो कैश वाली नहीं होती ना, कुछ उधार की ट्रांजेक्शंस भी होती हैं, है ना। तो या कोई बंदा कहता है कि मैं ज्यादा माल लूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, है वो उधार पे ही, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा ले रहा है तो हम उसको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि कैश पेमेंट की वजह से नहीं देते हैं, हम अदर देन कैश पेमेंट की वजह से देते हैं। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स में, अगर कोई पूछता है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, तो भी आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे सकते हो। अब ये होती क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स ना तो टेंजिबल एसेट्स है, ना ये इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये कैसी एसेट्स है?
देखो फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली में कोई एसेट होती ही नहीं है, बस इसको हम एसेट साइड पे शो कर देते हैं। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे एक्सपेंस, देखो तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एग्जांपल ले रहा हूं मैंने एडवर्टीजमेंट के 50,000 रुपए खर्च किए और एडवर्टीजमेंट वाले ने कहा कि आपकी जी 50,000 रुपए दे दो और आपकी ना अगले 5 साल तक ऐड आती रहेगी। यानी कि 2020 में भी आपकी ऐड आएगी टीवी में, 2021 में आएगी, 2022 में, 2023 में और 2024 में। 5 साल तक ऐड आती रहेगी। आप मुझे 50,000 अभी दे दो। अभी मतलब मैंने 2020 में उसे 50,000 रुपए दे दिए। अब मुझे आप ये बताओ कि 2020 में मैंने उसको 50,000 दे दिए हैं, तो क्या 2020 का अगर मैं खर्चा देखूं तो क्या पूरा 50 का 50,000 2020 का खर्चा है? नहीं, 2020 में तो पूरे 50,000 खर्च नहीं हुए, क्योंकि वो एड तो 5 साल तक आनी है। यानी कि 10,000 ही खर्च हुए ना 2020 में, बाकी तो बचे रहे 40,000 रुपए। मैंने बेशक आज 50 दे दिए, लेकिन आज मैंने इसको कंज्यूम कितना किया 2020 में? सिर्फ 10,000, क्योंकि ये 50,000 5 साल में डिवाइड बाय 5 यानी कि हर साल 10,000 रुपए आएगा ना इसका एक्सपेंस। तो अब 2020 के जब मैं एक्सपेंस देखूंगा तो उसमें तो 10,000 ले लिया, लेकिन बाकी 40,000 रुपए कहां रखूं, कहां दिखाऊंगा? वो जो 40,000 रुपए बचे हैं वो मैं अपनी एसेट में दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में, कि मेरी एसेट है, मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं लेकिन अभी खर्च नहीं हुए। ठीक है, तो ये 40,000 मेरी एसेट्स में शो होंगे। और ये जो एसेट्स में शो होंगे किस हेड में शो करूंगा? ये इसे बोलूंगा मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेफर्ड यानी कि जो धीरे धीरे कटेंगे। अब क्या हुआ, अगला साल आएगा, अगले साल में फिर क्या करूंगा पता है? अगले साल अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसमें 10,000 फिर खर्चा दिखा दूंगा और जो 30,000 बचेंगे उसको मैं एसेट्स में दिखा दूंगा। फिर अगला साल आएगा, एसेट्स में फिर खर्चे में 10,000 दिखा दूंगा, एसेट्स 20 बची। फिर अगला साल आया, एसेट्स में 10 दिखा दूंगा, खर्चे में 10 दिखा दूंगा और 10 फिर एसेट्स बची। और लास्ट जब ईयर आएगा तो पूरा का पूरा 10 यहां दिखा दूंगा। यानी कि ये जो 50,000 रुपए है, जितना खर्चा दिखाएंगे बैलेंस अमाउंट जो होगा उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसे। तो ये जो एसेट, अब ध्यान से देखो, क्या ये एसेट आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये कैसी एसेट है? लेकिन एसेट्स में शो होना भी इसका लॉजिकल है, लेकिन ये एसेट्स आप ना तो देख सकते हो, ना तो टेंजिबल ना इनटेंजिबल, है ना? तो ये एक तरह के ऐसे एक्सपेंडिचर है जो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर खत्म होने हैं। तो जब तक वो खत्म नहीं हुए हैं तब तक हम उसे एसेट्स में शो करेंगे, इसलिए इसे फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। एक और टर्म देखो, रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स क्या होती है? जो भी हमें बिजनेस में इनकमिंग होता है, जो भी पैसा आता है, वो रिसिप्ट्स होती है। रिसिप्ट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट किया ना, बिल्कुल वही रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स है। तो ये वो रिसीट्स हैं जो बिजनेस में रेगुलर आती रहती है। ठीक है, ये वो रिसीट्स हैं जो इसके कंपैरिजन में स्मॉलर अमाउंट की होती है। ये वो रिसीट्स हैं जो फ्रीक्वेंट होती हैं, आती रहती हैं। ये वो रिसीट्स हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से आती रहती हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इंटरेस्ट तो फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है, हर महीने या हर 6 महीने या हर क्वार्टरली मिलता रहता है। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी हम माल बेचते रहते हैं, पैसा आते रहते हैं तो प्रॉफिट कमाते रहते हैं हम। तो ये जो जैसे एग्जांपल है, ये है रेवेन्यू रिसीट्स का। ठीक है, या जैसे हमारे रेंट मिलता है हमें बिजनेस में, तो जो रेंट है वो भी फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है, स्मॉलर अमाउंट होता है। तो ये एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट्स के। कैपिटल रिसीट्स के कौन से एग्जांपल है? जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने अपनी एसेट बेच दी, एक मान लिया मशीन खराब हो गई, उसे मैंने बेच दिया, तो ये कैपिटल रिसीट्स है। क्या ये बार बार हम अपनी मशीनें ही बेचते रहते हैं? नहीं, हमारा काम तो गुड्स बेचना है, मशीनें बेचना थोड़ा ना है। तो मशीनें से तो हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बेचनी पड़ गई तो पैसा तो आएगा ना, रिसीविंग्स तो होगी ना। तो वो कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि ये इररेगुलर है। इररेगुलर है, ये डेली मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट नहीं होता, ये दिस इज नॉट फ्रीक्वेंट रिसीट्स, और कंपैरेटिवली ये लार्ज अमाउंट होता है। ठीक है, और ये
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता है, नॉट इन और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम नहीं आते, नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये रूटीन में नहीं आती रहती है। इसका और एग्जांपल देख लो, जैसे कि लोन ले लिया हमने, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, है ना, तो ये भी कैपिटल रिसीट्स है। और एग्जांपल देखो, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया हमारे बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर, तो ये सब जो है कैपिटल रिसीट्स है।